हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और प्रोजेक्ट अपना रिसर्च का कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर्स जो कि पीएच ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपने करना है, दैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट डोज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एड्सॉर्बेंट डोज क्या होती है, इसको कैसे स्टडी किया जाता है और एड्सॉर्बेंट डोज में आपने कौन सी चीज़ें हैं जो क्या वेरिएशन करनी है एड्सॉर्बेंट डोज की, एक्सपेरिमेंट कैसे रन करवाना है, हम इन सब चीज़ों को आज इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो एड्सॉर्बेंट क्या है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होनी है, ठीक है। अब आपने इसको एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए आपको मैंने स्टार्ट में भी इसकी रेंज बताई थी कि इसकी क्या रेंज होती है। आपने उस रेंज के मुताबिक आपने वेइंग करनी है अपने एड्सॉर्बेंट की। उस वे करने के से पहले आपने डाई सोल्यूशन, आपके पास जो 1000 ppm का डाई सोल्यूशन है, आपका जो सिलेक्टेड डाई है, जो मेटलाइन है आपकी सिलेक्टेड, यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट मेंशन है, आपकी इजीनेस के लिए एक स्पेसिफिक डाई ले लिया है, स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट ले लिया है ताकि आपको किसी जगह पे कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले आपने 1000 ppm का डाई स्टॉक सोल्यूशन बनाना है। आपके पास डाई है या मेटल है, वट। उसके बाद आपने उस 1000 ppm से 1 ml सॉल्यूशन लेना है स्टॉक सॉल्यूशन से, और उसको 100 ml की मेजरिंग फ्लास्क में ऐड कर देना है। यानी कि इसका 100 ml में आपने 1 ml सॉल्यूशन ऐड करना है स्टॉक से लेकर, और 100 ml आपका डिस्टिल वाटर होगा, उसमें 1 ml आप डाई स्टॉक सॉल्यूशन ऐड कर दोगे, तो आपका ये जो है 10 ppm का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। उस 1000 ppm सॉल्यूशन से आपने पहले 1 ml लेके 1000 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करना है। स्टॉक सॉल्यूशन से आपने जो यूज़ में आना है 10 ppm का सॉल्यूशन आपने बनाना है। उसके बाद आप जो आपकी सिलेक्टेड पीएच है, अगर आप जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन पीएच, उसमें जो आपकी पीएच सिलेक्ट हुई है जिसमें मैक्सिमम रिजल्ट आए हैं, पीएच 2 है, 3 है, या पीएच 12 है, 10 है, या 7 है, या 4 है, जो पीएच आपकी सिलेक्ट हुई है जिसपे मैक्सिमम रिजल्ट आए हैं, आपने उस पीएच का सॉल्यूशन बनाना है। अगर आपकी पीएच 4 पे मैक्सिमम रिजल्ट आए हैं तो क्या करेंगे, आपके पीएच 4 में का सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। डिस्टिल वाटर के अंदर पीएच 4 का सॉल्यूशन बनाना है आपने, और उस पीएच 4 वाले सॉल्यूशन में 1 ml डाई स्टॉक सॉल्यूशन ऐड करना है। अगर आपकी पीएच 7 है तो आप सिंपल डिस्टिल वाटर के अंदर 1 ml डाई सॉल्यूशन ऐड कर दो। अगर पीएच 12 है तो आप पहले पीएच 12 का सॉल्यूशन लेंगे, वो पीएच 12 का सॉल्यूशन आपने डिस्टिल वाटर के अंदर बना के 100 ml वो करना है, उसके अंदर आपने 1 ml डाई स्टोक सॉल्यूशन ऐड कर देना है, ठीक हो गया। तो जो भी आपकी ऑप्टिमम पीएच है, आपने उस पीएच का पहले सॉल्यूशन बनाना है डिस्टिल वाटर के अंदर, जो कि 100 ml होना चाहिए जिसका वॉल्यूम। उस 100 ml के अंदर आपने 1 ml डाई स्टोक सॉल्यूशन ऐड कर देना है। उसको ऐड करने के बाद अब ये आपके पास ऑप्टिमम पीएच पे आपका जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपने उस सॉल्यूशन से थोड़ा सा सॉल्यूशन लेके उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है, जिसको कि एआई कहा जाता है। वो आपने इनिशियल एब्जॉर्बेंस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए जो आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, लेमडा मैक्स जिसे कहा जाता है, उस वेवलेंथ पे आपने उसकी रीडिंग लेनी है, ठीक है। और वो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे पता चलता है कि ये लेमडा मैक्स है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, काइंडली आप उस वीडियो को इस प्लेलिस्ट में चेक कर लें। इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करने के बाद आपने डिफरेंट बीकर्स लेने हैं, स्मॉल बीकर्स 100 ml के ले लें या 50 ml के ले लें। तो आपने डिफरेंट बीकर्स में आपने 10 ml वो सॉल्यूशन जो कि आपने ये बनाया है, टोटल आपका वॉल्यूम 100 ml में आपने प्रिपेयर किया है 1 ml ऐड करके, तो इसमें से 100 ml वाला जो आपका सॉल्यूशन है, ये जिस पीएच का भी है, उसमें से 10 10 ml आपने हर बीकर में ऐड कर देना है। डिपेंड अपॉन कि कितने बीकर होंगे, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट आपने कितने लगाने हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आपकी जो पीएच एड्सॉर्बेंट डोज की जो है वैल्यू है, वो वेरी करती है। वेरी कैसे करती है, आपके जो आपने एड्सॉर्बेंट डोज की जो एक्सपेरिमेंट लगाना है, सबसे पहले आपने एड्सॉर्बेंट डोज सिलेक्ट करनी है 0.1 ग्राम।
आपने 0.1 ग्राम एड्जॉर्बेंट वे करके साइड पे रख लेना है। नेक्स्ट पे आपने 0.2 ग्राम वे करना है, फिर 0.4 ग्राम, 0.6 ग्राम, 0.8 और 1 ग्राम। तो इस तरह आपके 1 2 3 4 5 6 एक्सपेरिमेंट बनते हैं। आपने हर जो आपने वे किया है मास एड्जॉर्बेंट, उसके साथ आपने रिएक्शन लगाना है। तो आपको इस तरह 6 एक्सपेरिमेंट बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टोटल 6 बीकर चाहिए और 6 बीकर के अंदर आपने 10 सोल्यूशन ऐड करना है। ठीक है, इस तरह आपका 6 बीकर में जब 10 ऐड हो जाएगा तो 60 ml मतलब आपका सोल्यूशन यूज़ हुआ। 100 में इसलिए बनाया, एक्सेक्स इसलिए बनाया कि फॉर एग्जांपल सोल्यूशन गिर जाता है या एक दफ़ा रीडिंग सही नहीं आती, तो आप अगेन आपके पास एक्सेक्स में 100 ml जो बकिया 40 ml है वो मौजूद होता है कि आप उसको यूज़ कर लें। ठीक हो गया। तो टोटल 6 बीकर लेके आपने उन सब बीकर्स में 10 ml इस सॉल्यूशन का ऐड कर देना है जो जिस पीएच पे आपने वो सॉल्यूशन बनाया है। उसके बाद आपने हर बीकर में उनको लेबल कर लें 1 2 3 4 5 6 के नाम से। ठीक है, और उस लेबलिंग के हिसाब से उनके अंदर ये वेट अमाउंट जो है 0.1 ग्राम, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0 और सॉरी 1.0, ये वेट अमाउंट आपने हर बीकर के अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, हर बीकर के अंदर आपने जितनी जितनी अमाउंट वे की आपने वो ऐड कर देनी है, उनको अपने हिसाब से आपने उसकी लेबलिंग कर देनी है ताकि आपको पता हो कि इस बीकर में इतनी अमाउंट डाई ऐड किया एड्जॉर्बेंट की, इसमें इतनी अमाउंट है, ताकि जब आप उसकी रीडिंग लें तो आपको मिक्सिंग ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। आप उसको बाहर लिख लें कि ये बीकर 1 है, ये बीकर में 0.2 ग्राम है, 0.4 ग्राम है, या उसको एक पेज पे लिख लें, उनकी लेबलिंग कर लें। ठीक है, फिर आपने जब एड्जॉर्बेंट ऐड कर दिया उसके बाद आपने 5 मिनट की शेकिंग करनी है। 5 मिनट की शेकिंग का मतलब अच्छी तरह वेल शेकिंग करनी है। वो आप शेकिंग ट्यूब्स ले लें जो आपके पास लैब में अवेलेबल है। शेकिंग ट्यूब्स में उनके ऊपर आगे कवर भी होता है, उसको ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके उसकी वेल शेकिंग करनी है आपने 5 मिनट के लिए। 5 मिनट शेकिंग करने के बाद, और ये जो सारे के सारे जितने सोल्यूशन हैं इन सब की 5-5 मिनट करनी है, क्योंकि आपके ग्रुप वर्क हो तो बंदा एक ही टाइम में सारे सोल्यूशन की शेकिंग कर लेता है। लेकिन अगर आप अकेले हैं या कोई आपके साथ एक ही फेलो है तो आप फिर इस तरह के 2 सोल्यूशन पहले लगा लें, 2 सोल्यूशन बाद में उनका रिएक्शन लगा लें। लेकिन पीएच उनकी आपने सेट करनी है रिएक्शन लगाने से पहले। ये नहीं कि आपने 10 मिनट पहले का वक्फा दिया था, 10 मिनट बाद रिएक्शन उसी में लगा दें पीएच चेक किए बगैर ही। जब भी रिएक्शन लगाना है पीएच पहले आपकी एग्जैक्ट आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जब 5 मिनट की शेकिंग कर लें, वो आप खुद अपने हिसाब से मैनेज कर लें कि आपने किस तरह किस सोल्यूशन को कितना टाइम देना है, कौन सा पहले लगाना है कौन सा बाद में। 5 मिनट की शेकिंग के बाद टोटल 20 मिनट का आपने कॉन्टैक्ट टाइम देना है, जिसमें 5 मिनट की शेकिंग है और 15 मिनट आपने सोल्यूशन को वैसे रख देना है। चाहे वो शेकिंग ट्यूब्स में ही पड़ा रहे या चाहे आप उसको बीकर में डाल के उसको कवर करके रख दें। ठीक है, तो 20 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम देने के बाद आपने हर सोल्यूशन जो आपका है उसकी आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करवानी है। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए या 3 मिनट, जो आपको लगता है कि आप 3 मिनट के लिए करवाना चाह रहे हैं तो 3 मिनट कर लें। स्पीड आप 3000 आरपीएम कर लें। ठीक है, यूजली यही कंसिडर की जाती है। 3000 आरपीएम पे अच्छी शेकिंग हो जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। 3000 आरपीएम पे आपने इसकी शेकिंग करनी है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आप इसकी फ़िल्ट्रेशन कर लें। फ़िल्ट्रेशन में ये है कि फ़िल्टर जो फ़िल्ट्रेट आएगा आपके पास नीचे वो हमारे पास आप उसकी क्यूवर्ट में इसको ऐड करके उसकी फाइनल एब्जॉर्बेंस ले लें। अगर आप फ़िल्ट्रेशन नहीं करना चाह रहे और अगर आपके पास माइक्रो पिपट मौजूद है तो आप माइक्रो पिपट की मदद से भी उसको जो आपने एफ एंड ऑफ ट्यूब्स हैं उनमें से उसको एफ एंड ऑफ ट्यूब्स की से माइक्रो पिपट की मदद से उनको निकाल के क्यूवर्ट में ऐड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है। अगर माइक्रो पिपट नहीं अवेलेबल, एफ एंड ऑफ ट्यूब से निकालना आपको मुश्किल लग रहा है तो आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद या उसको माइक्रो पिपट की मदद से उस एफ एंड ऑफ ट्यूब से सोल्यूशन को निकालने के बाद आपने उसको क्यूवर्ट में ऐड कर देना है और उसी लैम्डा मैक्स पे आपने जिस पे इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर की थी उसी लैम्डा मैक्स पे आपने फाइनल एब्जॉर्बेंस भी मेजर करनी है, जिसको कि आपने नाम ए एफ दे देना है।
ठीक हो गया। इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइनल एब्जॉर्बेंस आपने मेजर कर ली, ठीक है। उसके बाद आप परसेंटेज जो एब्जॉर्प्शन है, ये परसेंटेज रिमूवल है या परसेंटेज एब्स्ट्रैक्शन है, जो आपका डाई है उसकी आपने वो परसेंटेज निकाल लेनी है। परसेंटेज निकालने का फार्मूला हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं और हर बार हम डिस्कस करते हैं कि इट इज़ इक्वल टू ए आई माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई ए आई मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक हो गया। तो आपने ये परसेंटेज रिमूवल का फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसकी जो है परसेंटेज निकाल लेनी है। परसेंटेज निकालने के बाद इसमें भी ग्राफ प्लॉट करना है। 0.1 ग्राम पहले उसकी परसेंटेज निकालनी है, 0.2 ग्राम वाले सोल्यूशन की परसेंटेज, 0.4 ग्राम की, 0.6, 0.8 और 1.00। हर सोल्यूशन की अलग अलग परसेंटेजेस आपने निकालनी है और उन एड्जॉर्बेंट डोज और परसेंटेज के दरमियान आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो आप इसमें भी बिल्कुल देखें, आप जो भी पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं, जो आपने फैक्टर या पैरामीटर ऑप्टिमाइज जो भी कर रहे हैं, जो चीज़ आप वेरिएबल कर रहे हो उसको आप वाई एक्सिस पे लेते हो, सॉरी एक्स एक्सिस पे लेते हो। ठीक है, और लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, हमने पीएच खुद वेरी की थी, पीएच वेरी करने की वजह से परसेंटेज एब्जॉर्प्शन वेरी हो गई। ठीक है, और पीएच को हमने एक्स एक्सिस पे लिया था, यहाँ पे हम जो है एक्स एक्सिस पे हम एड्जॉर्बेंट डोज को लेंगे, क्योंकि एड्जॉर्बेंट डोज वेरी करने से क्या होगा, परसेंटेज एब्जॉर्प्शन भी वेरी करेगी। अगर मैं इसको वैसे अगर आपके सामने शो करूँ कि ये प्रोसेस ओवरऑल किस तरह होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एड्जॉर्बेंट डोज देखें, अगर 0.1 ग्राम है पहले, इसका मतलब ये है कि मैंने 10 ml सोल्यूशन लिया है 10 ppm सोल्यूशन का। ठीक है, और पीएच जितनी आपकी ऑप्टिमम पीएच लास्ट टाइम आई थी, अगर 12 आई थी तो 12 पीएच का आपने सोल्यूशन बनाना है। 20 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम देना है, उसके बाद सेंट्रीफिकेशन करनी है और आप फिल्ट्रेशन करके उसकी एएफ निकाल लेनी है। इसी तरह 0.2 ग्राम के केस में भी ऐसे ही करना है, 10 ml का सोल्यूशन बनाना है, पीएच 12 ही होनी चाहिए, 20 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम है। 0.4 ग्राम के केस में भी यही सारा प्रोसीजर करना है। 0.5 ग्राम, 0.6, 0.8 और 1 ग्राम, इन सब पैरामीटर्स में आपने यही करना है। अगर आपने 7 एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आपको 7 बीकर चाहिए। अगर आप 0.5 ग्राम नहीं करना चाह रहे, सारे आपने इवन ही करने हैं और 1 तक लेके जाना है, तो आपको 6 चाहिए। इनमें से आप कोई एक्सपेरिमेंट स्किप करना चाहो तो इट्स अप टू यू, ज़रूरी नहीं कि आपने यही करने हैं, लेकिन ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लो अमाउंट आप यूज़ करोगे एड्जॉर्बेंट पे, जहाँ पे मैक्सिमम आएंगे आपके रिज़ल्ट, उतना ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा आप वेरिएशन करते जाओगे उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि 0.4 पे मैक्सिमम रिज़ल्ट आया, 0.5 पे या 0.6 पे, तो ये पॉइंट से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ तक आपका टोटल एक्सपेरिमेंट था। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने ये एड्जॉर्बेंट डोज का पैरामीटर कैसे स्टडी करना है, रिएक्शन कैसे लगाना है, पैरामीटर कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं इसके रिजल्ट्स और डिस्कशन में कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, हमें ग्राफ किस तरह का मिल सकता है, ग्राफ से क्या पता चलेगा और ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, रिज़ल्ट पे जाने से पहले मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूँ कि एड्जॉर्प्शन हम पढ़ते आ रहे हैं जी, एड्जॉर्प्शन होनी है। उससे पहले हमने ये देखा था कि पार्टिकल साइज़ जो सिलेक्शन थी, हम उसमें भी ये मैंने आपको बात डिस्कस की थी आपके साथ कि जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल साइज़ होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उस हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया एड्जॉर्बेंट का, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोर्स या नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट्स जहाँ पे जाके एड्जॉर्प्शन होनी है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब पोर्स और एक्टिव साइट्स को समझने के लिए मैं आपके सामने ये सैम इमेज रखना चाहती हूँ। सैम इमेजेस, ये सैम जो टेक्निक है वो क्या है, आप उसको समझने के लिए सैम टेक्निक की वीडियो भी अपलोडेड है, काइंडली आप उस वीडियो को जाकर देख लें कि उसमें भी हमने उसकी एप्लीकेशन में पढ़ा था कि ये डाई एड्जॉर्प्शन में यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है उसमें ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है, काइंडली आप उसको चेक कर लें। ये एक सैम रिजल्ट्स हैं जी एड्जॉर्बेंट के, जो कि पोटैटो पील्स के हैं मेरे पास। ठीक है, और ये वाले जो हैं इस सैम रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। देखें, आपको ये सैम जो रिजल्ट्स है इनमें थोड़े थोड़े से ये पोर्स नज़र आ रहे हैं, ये पोर्स, ये वाले, ये सारे जो पोर्स आपको थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, इसको फर्दर क्लियर करूँ आपके सामने। तो ये देखें, ये जो पोर्स हैं
ठीक है, जो आपको ब्लैक ब्लैक इनके पोर्स नज़र आ रहे हैं, ये पोर्स क्या हैं? ये वो जगह है जिनको एक्टिव साइट्स कहा जाता है, जिनको एड्जॉर्प्शन साइट्स भी कहा जाता है, जिनको पोर भी कहते हैं, एड्जॉर्प्शन पोर्स भी कहते हैं, इनको एक्सचेंजेबल साइट्स भी कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, इन एक्टिव साइट्स, नंबर 2 एड्जॉर्प्शन साइट्स, नंबर 3 एक्सचेंजेबल साइट्स। ये जो जगह हैं, यहाँ पे आपको जो पोर्स और ये हेट्रोजीनियस सरफेस नज़र आ रही है एड्जॉर्बेंट की, इस पोर्स के ऊपर जाके ये जो आपको गोल गोल ये बॉल शो हो रहे हैं ना, जैसे ये है, ठीक है, इसके अलावा ये जो गोल गोल चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये डाई मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये वाले डाई मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्प्शन शो करेंगे। ये जो पोर्स है ना, यहाँ पे आगे उन डाई मॉलिक्यूल्स ने एड्जॉर्ब होना है। तो जितना ज़्यादा मास होगा एड्जॉर्बेंट का, मिसाल के तौर पे हम 0.1 ग्राम ले रहे हैं एड्जॉर्बेंट का, तो 0.1 ग्राम में नंबर ऑफ पोर्स उतने ही थोड़े होंगे, क्योंकि मास ही थोड़ा सा लिया है, माइन्यूट अमाउंट, तो नंबर ऑफ पोर्स कम होंगे। जब नंबर ऑफ पोर्स कम है, मिसाल के तौर पे 6 हैं, उसमें 0.1 ग्राम जो एड्जॉर्बेंट लिया उसमें नंबर ऑफ पोर्स फ़र्ज़ कर लें कि उसमें 6 हैं, तो 6 डाई मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो जाएंगे। बाकी के डाई मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे भाई? वो तो सोल्यूशन में वैसे ही पड़े रहेंगे, कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई ख़ास एड्जॉर्प्शन ही नहीं हुई। दूसरे नंबर पे अगर हम मास लेते हैं 0.8 ग्राम, जितना ज़्यादा मास किया उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोर्स ज़्यादा हो गए। अब नंबर ऑफ़ पोर्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही डाई के मॉलिक्यूल्स आके उसके ऊपर एड्जॉर्ब होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 0.6 ग्राम पे सारे के सारे डाई मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो गए, सारी की सारी एक्टिव साइट्स फिल हो गई, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे सारी की सारी एक्टिव साइट्स फिल हो जाएंगी, तो ये कम्प्लीटली एड्जॉर्प्शन इसकी हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्टिव साइट्स हैं सारी की सारी फिल हो गई, इसका मतलब यह है कि डाई मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो गए। अब ये सारी एक्टिव साइट्स फिल हो गई, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है इसकी जो सरफेस थी वो थोड़ी बहुत हेट्रोजीनियस से कन्वर्ट हो गई होमोजीनियस में। ये चीज़ जो है आपको मैं ये दिखाना चाह रही थी कि ये जो सेम रिजल्ट से पता चलती है कि उसकी सरफेस के ऊपर पोर्स कितने हैं, एक्टिव साइट्स कितनी हैं जिनके ऊपर डाई मॉलिक्यूल्स की एड्जॉर्प्शन होनी है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एड्जॉर्बेंट डोज ज़्यादा करते जाएंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोर्स बढ़ते जाएंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोर्स होंगे उतने ही ज़्यादा डाई मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से परसेंटेज एड्जॉर्प्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी विद इंक्रीज इन एड्जॉर्बेंट डोज। क्लियर हो गया? अगर हम कम मास लेंगे तो कम पोर्स हैं, जिस पे कम डाई मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे, परसेंटेज एड्जॉर्प्शन कम आएगी। ज़्यादा पे ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्स होंगे, ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी, परसेंटेज एड्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी इसमें एक चीज़ आपको ये क्लियर करनी थी कि आपका जो ग्राफ है वो ऐसे भी आता है, मिसाल के तौर पर ये इस तरह का। इसमें क्या है कि आपके पास एड्जॉर्बेंट डोज है, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपके पास परसेंटेज एड्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्बेंट डोज आप ग्राम में ले रहे हो, परसेंटेज एड्जॉर्प्शन है। आप क्या करोगे कि ये ग्राफ प्लॉट किया, आपकी यहाँ पे देखेंगे 0.1 पे मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन इनकी आ गई 70%, 0.2 पे कम हो गई, फिर ऐसा ऐसा और कम होती 1 पे और कम हो गई। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैंने तो आपसे ये कहा कि जितना ज़्यादा एड्जॉर्बेंट डोज इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन आती जाएगी, लेकिन यहाँ पे एड्जॉर्बेंट डोज बढ़ाने के साथ साथ परसेंटेज कम होती जा रही है। ये तो बिल्कुल इन्वर्स हो गया। तो आपके पास अगर ऐसा केस आ रहा है तो समटाइम्स ये केस भी आ जाता है, और इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, कभी कभार आपने कुछ ऐसा कभी सीन किया, आपके सामने आया हो कि कोई एक चीज़ है जिसको आप ठंडे पानी में डालें या आप उसको वैसे ज़्यादा अमाउंट में ले लें और उसको हिलाएं तो वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, जिस तरह रुई है, कॉटन है,
उसको मतलब इकट्ठा करें तो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है उसके अंदर। जितनी वो, आप कॉटन को ही समझ लें कि आपने वो बहुत ज़्यादा एक सेक्स अमाउंट में ले ली है, ठीक है। वो आपके पास एड्जॉर्बेंट है और उसको आपने पानी में ऐड कर दिया है। जब वो पानी में ऐड नहीं थी तब वो ज़्यादा स्पेस ले रही थी, ठीक है। उसकी एक्टिव साइड्स, उसके अंदर जो पोर्स हैं वो दिखाई दे रहे थे। जब आप इसको पानी के अंदर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो सारी की सारी जो है वो उसकी जो उसने ज़्यादा जगह घेरी थी, स्पेस उसकी ज़्यादा थी, वो कम स्पेस लेगी क्योंकि वो सारी की सारी एक जगह एक्यूमुलेट होगी, इकट्ठी हो गई, गीली होके अब वो एक जगह इकट्ठी हो गई है। उसकी जितनी एक्टिव साइट्स हैं वो सारी की सारी हिडन हो गई। बात समझ आई इस चीज़ की कि जब सारी की सारी एक्टिव साइट्स हिडन हो जाएंगी, एक्मुलेशन हो जाएगी एड्जॉर्बेंट की, तो क्या होगा, डाई एड्जॉर्ब नहीं होगा, परसेंटेज एड्जॉर्प्शन कम होती जाएगी। फिर उसमें ये होता है, इसकी वजह क्या है, या तो आप शेकिंग अच्छे से नहीं कर रहे। अगर आपने डाल दिया बीकर को ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हिला रहे हो, जैसे मतलब एनर्जी नहीं है आपके अंदर, तो क्या है कि डाई मॉलिक्यूल आधा एड्जॉर्बेंट बीकर की दीवारों के साथ लगा हुआ है, वॉल्स के साथ लगा है, ठीक है। आधा एड्जॉर्बेंट जो है वो वैसे ही इसके लम्स बने हुए हैं अंदर, छोटे छोटे पीसीज एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, एक्यूमुलेशन हुई हुई है। आप उसको स्टीरर से अच्छी तरह उसको हिला ही नहीं रहे, आप उसको शेकिंग ट्यूब में अच्छी से उसकी वेल शेकिंग ही नहीं कर रहे, तो वो सारा एड्जॉर्बेंट जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो डाई मॉलिक्यूल को जगह ही नहीं मिलेगी एड्जॉर्ब होने की, तो परसेंटेज एड्जॉर्प्शन डेफिनेटली कम आएगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ह्यूमन एरर इतना नहीं होता, अब शेकिंग बहुत अच्छी की है, लम्स भी नहीं बने इतने ज़्यादा, आपने बहुत अच्छी शेकिंग की है, लेकिन फिर भी कम आ जाती है। तो उसकी भी रीज़न यही है कि डाई मॉलिक्यूल्स को स्पेस नहीं मिली एड्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है वो क्या है, एक्यूमुलेशन हो गई है उसकी एक जगह पे, उसकी जो सारी की सारी एक्टिव साइड्स हैं वो हिडन हो गई हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है आपका। ग्राफ अगर इस तरह का भी आ रहा है तो ये भी ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल है ना ज़्यादा, वो इस तरह का ग्राफ होता है। या तो इस तरह का ग्राफ होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या शो करता है कि विद इंक्रीज इन एड्जॉर्बेंट डोज परसेंटेज रिमूवल कंटिन्यूसली इंक्रीज, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये शो करता है। लेकिन अगर आपका इस तरह का ग्राफ भी आ रहा है तो वो भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंटिन्यूस इंक्रीज, ठीक है, देन रिमेन कॉन्स्टेंट। अब कंटिन्यूस डिक्रीज होने की रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्यूमुलेशन होना, एक्टिव साइट्स का हिडन होना, ये पॉसिबिलिटी भी है ग्राफ की, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जिसमें कंटिन्यूस इंक्रीज होता है देन रिमेन कांस्टेंट, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन की रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा मास बढ़ाते जाएंगे, डोज बढ़ाते जाएंगे, उतनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स बढ़ती जाएंगी, उतनी ही ज़्यादा एक्टिव साइट जब बढ़ जाएंगी, डाई मॉलिक्यूल मैक्सिमम एड्जॉर्ब होंगे, तो हमारे पास परसेंटेज एड्जॉर्प्शन ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की रीज़न भी हो गई। लेकिन इस तरह का ग्राफ जिसमें फर्स्ट कंटिन्यूस इंक्रीज है देन रिमेन कांस्टेंट है, इसकी क्या रीज़न है। देखें, आपको मैं एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने एड्जॉर्बेंट लिया, उसके मैंने 0.6 ग्राम तक मैं बढ़ाती गई, 0.1 ग्राम उस पर आई 40%, 0.2 ग्राम पे आई 60%, 0.4 पे और ज़्यादा आ गई, 0.6 पे मेरे पास 90% रिमूवल आ गई 0.6 ग्राम पे। उसके बाद 0.8 पे भी 90 रही, 1 ग्राम पे भी 90 रही, यानी कि कांस्टेंट हो गई। क्यों हुई, उसकी रीज़न हमारे पास, अगर उसको डिटेल डिस्कस करें तो वो ये है कि इसमें क्या है कि आपकी 0.6 पे जितनी आपकी एड्जॉर्बेंट की एक्टिव साइट्स थी वो सारी की सारी फिल हो गई। क्यों, क्योंकि डाई मॉलिक्यूल्स जितने थे सॉल्यूशन में वो सारे के सारे एड्जॉर्ब हो गए, ठीक है। डाई मॉलिक्यूल जब सारे के सारे एड्जॉर्ब हो गए हैं तो आप आगे जितनी एक्टिव साइट्स बढ़ाते जाओ तो डाई मॉलिक्यूल और है ही नहीं जिन्होंने एड्जॉर्ब होना है। क्योंकि आप ये भी तो देखें ना कि आपने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी रखी है, 10 ppm। तो 10 ppm का मतलब आपने 1 ml ऐड की है ना, जस्ट 100 ml में स्ट्रोक सोल्यूशन से लेके, तो 1 ml डाई सोल्यूशन में कितने के डाई मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। तो डाई मॉलिक्यूल सोल्यूशन में जितने थे वो सारे के सारे जो है एड्जॉर्ब हो गए हैं
अब सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि वो तो हमने फिक्स रखे हैं, 10 ppm का सॉल्यूशन फिक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिव साइड से बढ़ा रहे हैं ना, तो एक चीज़ को आप बढ़ाते जा रहे हो कंटिन्यूस, दूसरी उतनी है, फिक्स है, डाई मॉलिक्यूल उतना ही है, कंसंट्रेशन सेम है उनकी, तो एक कभी 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 ना कभी तो सारे डाई मॉलिक्यूल हो ही जाएंगे ना एड्जॉर्ब। उसके बाद आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, डाई मॉलिक्यूल्स और है ही नहीं जिन्होंने एड्जॉर्ब होना है, तो परसेंटेज फिर कांस्टेंट ही आएगी, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है, अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है तो आप ये रीज़न दे सकते हो कि परसेंटेज पहले इसलिए इंक्रीज़ की कि नंबर ऑफ एक्टिव साइड जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ डाई मॉलिक्यूल या मेटल आयन एड्जॉर्ब होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव साइड्स का और डाई एड्जॉर्प्शन का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद कंटिन्यूस या वो कांस्टेंट क्यों हो गई, बिकॉज नंबर ऑफ डाई molecules, all number of die molecules adsorb on adsorbent surface, and with further increase in adsorbent dose there is no remarkable change in percentage adsorption because all active sites are filled and all die molecules have already been adsorbed। ठीक हो गया, क्योंकि सारे के सारे डाई मॉलिक्यूल्स तो पहले ही एड्जॉर्ब हो चुके हैं, अब कोई बचा ही नहीं है एड्जॉर्ब होने के लिए, तो एक्सैक्ट नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स का फिर इसमें रोल नहीं होता। तो वो तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीन तरह के ग्राफ आ सकते हैं आपके पास। एक तो ये ग्राफ है जिसमें फर्स्ट कंटिन्यूस इंक्रीज एंड देन रिमेन कांस्टेंट, दूसरा ये ग्राफ है जिसमें कंटिन्यूस डिक्रीज है, इसकी रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्यूमुलेशन हो जाना, लम्स बन जाना। ये बहुत कम आर्टिकल्स में इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, लेकिन आपकी ईजीनेस के लिए मैंने इसलिए बनाया कि अगर आपको इस तरह का ग्राफ भी आ रहा है तो आप इसके साथ में रेफरेंस भी दें लिटरेचर सर्वे से सर्च करके कि आपका ये ग्राफ पहले इस पेपर में रिपोर्ट हो चुका है। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो मैंने आपको बता दिया, एक ये इस तरह का ग्राफ होता है और तीसरा ग्राफ इसका जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जिसकी आती है, और उसकी रीज़न भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि जैसे जैसे मास ज़्यादा होता जाएगा परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ज़्यादा आती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ज़्यादा होती जा रही हैं। ठीक हो गया, तो होप्स हो कि आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। कुछ आर्टिकल से अगर देखें इसका, तो यहाँ पे भी अब ये भी देखें, इसमें भी क्या है कि जितने सैम इमेजेस से पता चल रहा है कि उसके अंदर जो एक्टिव साइट्स हैं वो सारी की सारी ये देखें ये फिल हो गई हैं इसके अंदर, और ये 100 माइक्रोमीटर की ही मैग्नीफिकेशन करके इन्होंने इसका दोनों इमेजेस दिखाए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बहुत कलर का भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये बिफोर एड्जॉर्प्शन है और ये आफ्टर एड्जॉर्प्शन है। ठीक हो गया, अब इसमें इसको अगर हम रिजल्ट्स में की फॉर्म में देखें, ये जो पेपर है इसमें इफ़ेक्ट ऑफ एड्जॉर्बेंट डोज का, ये पीएच का इफेक्ट जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये एड्जॉर्बेंट डोज का इफेक्ट है। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि इन्होंने भी जो इफेक्ट स्टडी किया है वो 0.1 ग्राम से 1 ग्राम तक किया है और कॉन्गोरेट डाई जो है उसको एब्जॉर्ब करवाया है। वो कहते हैं कि रिज़ल्ट जो है इन्होंने शो किया है। अब इनकी रीज़न भी कैसी है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट साइट्स इन द सॉल्यूशन एज द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट इंक्रीज द परसेंटेज डिक्रीज। अब इनका ग्राफ कुछ इस तरह का आया है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो ग्राफ है वो कुछ समथिंग इस तरह का है, जिसमें पहले लो एड्जॉर्बेंट डोज पे मैक्सिमम आई उनकी रिमूवल, उसके बाद कंटिन्यूस डिक्रीज हुई। क्योंकि उनका जो एड्जॉर्बेंट है वो सारे का सारा एक जगह एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट साइट्स, जब एड्जॉर्बेंट एक्यूमुलेट हो जाएगा सारी की सारी एक्टिव साइट्स हिडन हो जाएंगी। जब वो हिडन हो जाएंगी तो उसके बाद डाई मॉलिक्यूल को स्पेस ही नहीं मिलेगी, जगह ही नहीं मिलेगी जिसके ऊपर उसकी एड्जॉर्प्शन हो। ठीक हो गया, तो इनकी वजह से जो है ये रीज़न जो मैं अभी आपको साथ डिस्कस कर रही थी वो ये रीज़न ही उन्होंने दी है कि इसकी वजह से एक्यूमुलेशन की वजह से उनके जो है वो फर्दर डिक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट पे चलें कि इस आर्टिकल में उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ एड्जॉर्बेंट डोज ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ये एड्जॉर्बेंट का वेट या डोज है और परसेंटेज रिमूवल है। इसमें देखें ये फर्स्ट कंटिन्यूस इंक्रीज एंड देन रिमेन कांस्टेंट, और रिमेन कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज उनकी जो है देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज, कोई इंक्रीज नहीं है परसेंटेज में, या यानी कि वो कांस्टेंट हो चुकी है। क्यों, बिकॉज ऑल एक्टिव साइट्स आर फुली ऑक्यूपाइड बाय डाई मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी एक्टिव साइट्स फिल हो गई हैं, नंबर ऑफ़ डाई मॉलिक्यूल्स भी सारे एड्जॉर्ब हो चुके हैं, अब और डाई मॉलिक्यूल ही नहीं बचे जो कि एड्जॉर्प्शन जिनकी हो जाए सरफेस के ऊपर। इस वजह से सारी की सारी जो
मज़ीद डोज बढ़ाने से भी परसेंटेज एड्जॉर्प्शन में कोई खातिर खा इजाफा नहीं होगा। तो ये एक पैरामीटर था एड्जॉर्बेंट डोज को ऑप्टिमाइज़ करने का, कि उसके लिए सारा एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, उसका ग्राफ कैसे आना चाहिए, और अगर किस तरह के पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्राफ की, वो हमने तीनों देखी, और ग्राफ हर पॉसिबिलिटी की रीज़न भी देखी, और इसको हमने आर्टिकल के साथ भी रिलेट किया कि इस तरह के रिजल्ट्स पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। ये आर्टिकल जो हैं, ये जो हमने पीएच वाले पैरामीटर में स्टडी किए थे, ये वही 2 आर्टिकल्स हैं, हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आप को जो बात बताई जा रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और उसमें कोई ऐसा हम अपनी तरफ से कोई आपको बात एक्स्ट्रा नहीं बता रहे जाके आपको मुश्किल हो। ये पहले से आप लिटरेचर सर्वे भी करोगे तो आपको सेम ऐसे ही रिजल्ट्स आलमोस्ट और सेम ऐसी ही रीजंस मिलेंगी, क्योंकि मेरा अपना काम इस एड्जॉर्प्शन पे है और काफ़ी ज़्यादा मैं इस पे काम कर चुकी हूँ। इसलिए ये चैनल का मकसद भी यही है कि जो आने वाले यंग रिसर्चर्स हैं उनको गाइड किया जाए कि एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को कैसे किया जाता है इस रिसर्च को, और इसके अंदर जो आने वाली एक्सेल शीट्स हैं और जो ग्राफ हैं जिनसे स्टूडेंट अक्सर भागते हैं और जिनको बहुत मुश्किल लगती हैं, उनको अपने सीनियर से सीखना सिखाना पड़ता है, और वो फिर आगे से मूडी होते हैं, आगे से जो आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं करते। तो आपको इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनसे आप निकल आओ बाहर, और आपको जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा या आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह ताला हम उसको नेक्स्ट टाइम एड्रेस करेंगे। और इसके अलावा जो अगली आने वाली वीडियोस हैं हम उसमें अगला जो पैरामीटर है हम इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे, और अगले पैरामीटर्स में हमारे पास हम कॉन्टैक्ट टाइम को इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि कॉन्टैक्ट टाइम अगला पैरामीटर है, जैसे कि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पीएच है। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट टाइम को देखेंगे कि कॉन्टैक्ट टाइम हम अभी तक 20 मिनट्स का देते आ रहे हैं, फिर हम कॉन्टैक्ट टाइम में हम चेंज करेंगे, वेरी करेंगे टाइम को, कितने कितने मिनट का वेरी करना है, क्या प्रोसीजर होगा, उसके ग्राफ कैसे आएंगे, ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स आपके जो फेलोज़ हैं जिनको मुश्किल आ रही है रिसर्च करने में, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो भी इससे मुफीद हों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।